नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सुमित अवस्थी हूं और खबरों की खबर इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया पर देख रहे हैं। शुरुआत रोज की तरह उन तस्वीरों से करते हैं जो आज दिन भर चर्चा में है। बात असम की करते हैं। असम के गोलपाड़ा में पैंगन वन अभ्यारण्य के पास तनाव पैदा हो गया। इस इलाके में अवैध तरीके से बसने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। तभी पुलिस और अवैध तरीके से बसे लोगों के बीच में झड़प हुई। पुलिस पहले ही इन लोगों को वहां से हटा चुकी थी, लेकिन ये लोग फिर से इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने जब इनको रोका तो लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गोलीबारी भी की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। और अब ये जो तस्वीर है ये महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के लातूर जिले से एक और किसान की दर्द भरी तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों को देखिए, ये बहुत उदास तस्वीरें हैं। साफ देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग किसान बैल बनकर खेत जोतने को मजबूर है। बुजुर्ग किसान खेती का खर्चा ना उठा पाने के कारण अपने खेत बेच रहे हैं। किसान ने अपने खेत पर बिकाऊ होने का बैनर तक लगा दिया। बुजुर्ग किसान का नाम गोरवा मारुति अड़सूल है। इन्होंने अपनी 4 एकड़ की खेती बेचने के लिए बैनर लगाया है। एक बात और इन्हें परेशान कर रही है और वो ये है कि लातूर में पिछले 30 दिनों से बारिश नहीं हुई और इनके पास खेती के लिए अब पैसा भी नहीं है। और ये तस्वीर जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है अमरनाथ यात्रा के मार्ग पर भारी बारिश की है। लैंडस्लाइड भी हुई है यहाँ पर। ये तस्वीरें हालात को बयान कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि बाल्टल यात्रा मार्ग किस हालत में है। बारिश का पानी कीचड़ को समेटे हुए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा। उसके बाद ये 2 श्रद्धालु उसकी चपेट में आए। मलबा मिले पानी में बहते वो चले गए। वहाँ मौजूद बाकी लोगों ने इन्हें बचाया। ऐसे हालात में अमरनाथ यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। सड़क ठीक होने के बाद ही तीर्थयात्री आगे रवाना किए जाएंगे। सीमा सड़क संगठन रास्ता ठीक करने में जुटा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगाई गई हैं। और अब ये जो तस्वीर है यह वाराणसी की है, बनारस की है। ये तस्वीरें वहां के घाटों की है। यहाँ गंगा का जलस्तर बारिश के बाद लगातार बढ़ गया है। वाराणसी के घाटों में जलस्तर बढ़ने के बाद का एरियल व्यू अब हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा नदी ने विकराल रूप ले लिया है। घाटों के ऊपर तक पानी आ गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद खबर है कि कुछ मंदिरों के भीतर भी पानी चला आया है। प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि घाटों के पास इस वक्त न जाएं। और ये जो तस्वीर है ये छत्तीसगढ़ की है। चौंकाने वाली तस्वीर। छत्तीसगढ़ के भिलाई से सड़क हादसे की एक दर्दनाक तस्वीर ये सामने आई। हादसे की सीसीटीवी वीडियो को देखकर पता चलता है कि 16 साल का एक लड़का रात के वक्त स्कूटी पर जा रहा था। तभी एक सड़क पर चलने वाला कुत्ता उसकी स्कूटी के सामने आ जाता है। कुत्ते से टकराते ही बैलेंस बिगड़ जाता है। स्कूटी रगड़ खाते हुए नाले के पास गिर जाती है और लड़के की मौत हो जाती है। बच्चे का नाम रौनक दुबे है। हादसे के तुरंत बाद रौनक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और ये तस्वीर बिहार की है। बिहार के जहानाबाद से तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में एक डांसर हाथ में हथियार लेकर डांस करते नजर आ रही है। वीडियो में उसके साथ 4 युवक भी डांस करते हैं और वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं। वायरल वीडियो में डांसर खुलेआम हथियार लहराते हुए थिरकती है, जिससे यह साफ है कि वहां मौजूद लोगों को पुलिस या कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं दिखता। इस वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पुलिस का कहना है कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और जांच की जा रही है। और अब ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। मध्य प्रदेश के मंदसौर के भानुपुरा क्षेत्र में स्थित दर्शनीय स्थल बड़ा महादेव का झरना बारिश के बाद ओवरफ्लो हो रहा है। इस ओवरफ्लो होते झरने में उफान के बीच रील के शौकीन लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंच रहे हैं। यहां पर लोग रील बनाने के लिए आ रहे हैं। तस्वीरों को देखिए, कितनी तेजी से झरना ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है। देखने से ही डर लगता है, लेकिन तेज बहाव के बावजूद देखिए एक युवक बीच में खड़ा है। वो बेखौफ है। उसे इस बात का जरा भी डर नहीं कि अगर पानी का बहाव तेज हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है।
हालांकि प्रशासन ने इस स्थान पर जाने पर पिछले 24 घंटे में हुई तेज बारिश के बाद अब रोक लगा दी है, लेकिन उसके बावजूद लोग अभी भी दबे छुपे यहां पर पहुंच जा रहे हैं। और ये तस्वीर ओडिशा की है। ओडिशा के बालासोर में कॉलेज छात्रा की मौत के बाद राज्य में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। कांग्रेस और बीजू जनता दल ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ओडिशा के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुआ, लोग हाथों में बैनर लिए प्रदर्शन करते और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यह प्रदर्शन कितना उग्र हो चुका है। लोग नारेबाजी कर रहे थे, तभी पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। लोगों की मांग थी कि मामले की गहनता से जांच हो और प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। भारत में दबे पांव चीन की घुसपैठ, अस्पतालों में चीनी जासूस, चीन भारतीयों की नब्ज पर नजर रखता है। क्या चीन इंडियन दिल के ग्राफ्स को सेव कर रहा है? क्या चीन भारतीयों के शरीर की फोटो इकट्ठा कर रहा है? क्या चीन बीमार हिंदुस्तानियों का डेटा इकट्ठा कर रहा है? चीन भारतीयों का ब्लड प्रेशर नाप रहा है? क्या चीन भारतीयों के खून में ऑक्सीजन की मात्रा देख रहा है? क्या चीन वेंटिलेटर पर लेटे हिंदुस्तानियों की जानकारी जुटा रहा है? क्या चीन हिंदुस्तानी पेट, लीवर और किडनी का हाल जानने की कोशिश कर रहा है? चीन भारतीयों की हड्डियों का एक्सरे कर रहा है? क्या चीन भारत की मेडिकल मैपिंग कर रहा है? चीन बिना युद्ध के भारत के लिए बड़ा खतरा खड़ा कर रहा है। आज बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ करने जा रहा हूं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। और ये चीन की खतरनाक चालबाजी का पर्दाफाश आज हम एक बार फिर करने जा रहे हैं। हम आपको एक ऐसी खबर सुनाएंगे जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। मैं पहेलियां नहीं बुझा रहा हूं, हकीकत पहेली जैसी ही है। विज्ञान के विकास और इंटरनेट के जाल से अब कुछ भी छिपा नहीं है। ये ऐसे मायावी माध्यम है जो इच्छाधारी है, मतलब जो इसका जैसा इस्तेमाल करना चाहता है उसकी वैसी मदद करने लगता है। कुछ दिन पहले देश में मेडिकल उपकरण बनाने वाले उद्योगपतियों ने, व्यवसायियों ने सरकार को हैरान करने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ध्यान से सुनिएगा। ये जानकारी चीन के बारे में है। चीन जिसे हम ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं। ड्रैगन चीन में तो पूजनीय है, लेकिन बाकी दुनिया में भय का ये दूसरा नाम बना हुआ है। विनाश की अकूत ताकत को हम एक शब्द में ड्रैगन कह सकते हैं। चीन दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो मानता है कि दुश्मन पर विजय के लिए युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। बिना सैनिक कार्रवाई के, बिना किसी विरोध के विजयी हासिल हो सकते हैं। युद्ध नीति को कामयाब किया जा सकता है, जो कि बहुत ही खतरनाक चाल है चीन के इस ड्रैगन की। आज हम आपको चीन की ऐसी एक युद्ध नीति के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें ना गोली चलेगी, ना तोप चलेगी, ना ही कोई हथियार चलेगा, लेकिन एक युद्ध लड़ा जाएगा। हमला कर रहा है चीन और उसके निशाने पर इस वक्त है उसका पड़ोसी भारत। आप मेरे सामने ये जो युद्ध जैसा मैदान दिखाई दे रहे हैं, जिसको हमने ग्राफिक्स के जरिए बनाने की कोशिश की है, उसमें बाकी सब तो मैदान युद्ध की तरह आपको दिखाई देता है, लेकिन इसमें जो उपकरण आपको दिखाई दे रहे हैं, जो हथियार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल युद्ध के उपकरण नहीं है। ये एक तरीके से
मेडिकल के उपकरण हैं, मेडिकल क्षेत्र में इस्तेमाल करने वाली मशीनें हैं, जो बड़ी संख्या में आज की तारीख में भारत में इस्तेमाल हो रही हैं और ये बन के चीन से आ रही हैं। और अगर मैं ये कहूं कि चीन भारत के खिलाफ इन मेडिकल उपकरणों का इस्तेमाल गोली बारूद की तरह कर रहा है, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन ये आज की तारीख में एक कड़वी सच्चाई है। अगर आप पूरी चीज को समझना चाहते हैं तो हमारी आने वाली इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए। MRI ऐसी मशीन जो हमारे शरीर के भीतर की बारीक से बारीक कमी को पकड़ लेती है। लेकिन क्या भारत की MRI रिपोर्ट चीन में डाउनलोड हो रही है? क्या चीन से आई मशीनें भारत की जानकारी भारत से बाहर पहुंचा रही हैं? क्या चीन से आयात होकर आई अल्ट्रासाउंड मशीन हमारे शरीर के भीतर की रिपोर्ट चीन को दे रही है? क्या चीन से आई ब्लड प्रेशर मशीन की स्क्रीन पर गिनती तो भारत में दिख रही है, लेकिन रीडिंग चाइना में नोट की जा रही है? क्या चीन से आई एक्सरे मशीन का एक्सरे भारत के साथ साथ चीन में भी देखा जा रहा है? क्या दिल की धड़कन देखने वाली चीनी ECG मशीन जो ग्राफ देती है वो चीन के सर्वर में भी जानकारी पहुंचा रहा है? क्या दिल की रफ्तार बरकरार रखने वाला चीनी पेसमेकर हमारी धड़कनों का हाल चीन को भी सुना रहा है? ऑक्सीजन मापने वाली मशीन, इंसुलिन पंप, हार्ट मॉनिटर, फिटनेस ट्रैकर, मल्टी पैरामीटर मॉनिटर, स्कैनिंग, वेंटिलेटर जो चीन से आए हैं वो चलते तो भारत में हैं, लेकिन क्या यहां की मेडिकल इंफॉर्मेशन चीन पहुंचा रहे हैं? क्या चीन से आने वाले हर उस मेडिकल इक्विपमेंट से खतरा है जो ऐप से जुड़े हैं, या जिन उपकरणों का आंकड़ा या रिपोर्ट कहीं किसी और सर्वर में भी इकट्ठा हो सकती है? इन सारी आशंकाओं के पीछे भारत के वो लोग हैं जो भारत में रहकर मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हैं। कोई भी हॉस्टाइल नेशन है, उससे अगर मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट आपके आ रहे हैं तो 2-3 तरह के खतरे सामने आते हैं। पहला खतरा है डेटा एस्पियोनाज। पेशेंट डेटा और सेंसिटिव पेशेंट्स का डेटा, इंपॉर्टेंट VIPs का डेटा उन डिवाइसेस के थ्रू हॉस्टाइल नेशन को जा सकता है। उन डिवाइसेस में फैंटम चिप्स हो सकते हैं जो कॉमनली नज़र नहीं आते या मुश्किल से नज़र आते हैं। उसमें मालवेयर हो सकता है जो ट्रिगर किया जा सकता है लेटर डेट पे। बग्स हो सकते हैं जो ट्रिगर किए जा सकते हैं। मतलब कि बगैर एक भी गोली चलाए ग्रे जोन वॉरफेयर के थ्रू हजारों पेशेंट्स को हर्ट किया जा सकता है। जांच के उपकरण युद्ध के हथियार में बदल सकते हैं। एक्सरे मशीन, MRI, अल्ट्रासाउंड या ऐसा कोई भी मेडिकल उपकरण जो इंटरनेट से जुड़ा है उसे कोई भी अपनी जरूरत के मुताबिक ऑपरेट कर सकता है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट इसे ग्रे जोन वॉरफेयर कहते हैं। लीगल कंपल्शन भी है कुछ कंट्रीज में, जहां पर जो मेडिकल डिवाइस कंपनीज हैं या कोई भी कंपनी है उसका उत्तरदायित्व बनता है कि वो स्पाइंग वगैरह में मदद करे। ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं कंट्रीज के। इन सारी दृष्टिकोणों से देखा जाए तो हॉस्टाइल नेशन से मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट करना खतरे से खाली नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से। मेडिकल डिवाइस से जासूसी प्रचलित परंपरा है। इसे अजूबा या आसमान में खिला हुआ फूल नहीं समझ सकते। ये एक सच्चाई है जो संभव है और भारत इससे वाकिफ भी है। चीन की महारत इस बात को लेकर है कि वो जब भी कोई डिवाइस बेचता है तो इंश्योर करता है कि कहीं ना कहीं बैकडोर से
डेटा अल्टीमेटली चीन के पास आ जाए। जैसे चीन के पास डेटा आ जाता है, उस डेटा का विश्लेषण किया जाता है बिग डेटा सेट्स द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, और फिर उसमें डीप इंसाइट्स निकाली जाती हैं ताकि उसका इस्तेमाल चीनी अथॉरिटीज कर सके। कि भारतवर्ष में आज ना तो कोई डेडिकेटेड कानून या कानूनी व्यवस्था है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर, ना ही कोई डेडिकेटेड कानून है साइबर सुरक्षा को लेकर। कि जितने भी ये मेडिकल डिवाइसेस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इंटरमीडियरीज हैं, बिचौलियां हैं, और उन्हें विवश किया जा सकता है कि वो सरकार के इन पैरामीटर्स का पालन कर सके। बहुत जल्द भारतवर्ष में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आने वाला है, और अगर उस एक्ट के आने के बाद इन मेडिकल इक्विपमेंट्स द्वारा लोगों का जो पर्सनल डेटा है वो भी भारत के बाहर नहीं जा पाएगा। भारत के लिए चीन से आए मेडिकल उपकरण खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भारत का मेडिकल उपकरण मार्केट 2030 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। अभी भारत अपनी जरूरत के 70% मेडिकल उपकरण का आयात करता है। इसमें चीन की हिस्सेदारी 16.4% है। हम सब जानते हैं कि चीन का जो दिमाग है ना, खुरापाती दिमाग है। तो कहीं ना कहीं इन मशीनों के अंदर कोई ना कोई चिप लगाकर चीन वाले इंडियन डाटा या विश्व के दूसरे देशों का डाटा अपने वहां पर मंगवा रहे हैं। बहुत आसान काम है। आज की तारीख में एक चिप यहाँ लगाई और सारा का सारा डाटा जो है चीन की किसी भी लेबोरेटरी के अंदर, किसी भी एक सिस्टम के अंदर पहुंच जाएगा। इंडिया वाले भी, गवर्नमेंट ने भी आभा के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से डिजिटल डाटा और डिजिटल प्रोसेसिंग के ऊपर ज्यादा जोर डाला हुआ है। तो यही जो डाटा है अगर अमेरिका को जाता है या चीन को जाता है तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। इंडिया का हर बीमारी का, हर सिस्टम का जो डाटा अगर वहां पहुंचता है तो उसको कहीं ना कहीं मिसयूज करना, आगे के उनकी रिसर्च के ऊपर उसको यूज करना, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आशंका ये भी है कि चीन हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया जैसे दूसरे देशों के जरिए भारत में मेडिकल उपकरण की भी डंपिंग कर रहा है, जिससे भारत के खिलाफ चीन के दबे युद्ध का खतरा और बड़ा हो सकता है। चीन से आ रहे मेडिकल डिवाइस पर सवाल उठना अब देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता दोनों के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस पर कितनी जल्दी और कितनी सख्ती से कदम उठाती है। नई दिल्ली से एनटीवी इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा। वो एक पुरानी कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। चीन तो चीन ही रहेगा, वो चालाकी तो भारत के साथ जरूर दिखाएगा। चीन ने जिस तरीके का खतरा दिखाया है वो वाकई में बहुत बड़ा है। हमें होशियार रहना है क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट के अलावा चीन ने दवाई बनाने के केमिकल में भी मोनोपोली जैसी हैसियत अपने बना ली है। कई बड़े उपकरण लगने वाले जो इसमें हाईग्रेड चुंबक हैं वो भी चीन की दादागिरी से ही चलते हैं। भारत सरकार अब इस पूरे चीनी मायाजाल के खिलाफ बहुत ज्यादा अलर्ट पे आ गई है। भारत सरकार ने 2023 में द नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी एक तैयार की है। मेडिकल उपकरणों को पीएलआई स्कीम से जोड़ा जा रहा है। भारत में बने जो मेडिकल उपकरण है उनका निर्यात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर मेडिकल डिवाइसेस भी भारत ने इस वक्त बना दी है। 2022 में मेडिकल डिवाइस पार्क भी बनाए गए हैं। डेटा सुरक्षा कानून आने के बाद ऐसे तमाम डेटा पर ट्रांसफर पर लगाम लगाने की तैयारी भी सरकार कर रही है। मतलब धीरे धीरे करके आत्मनिर्भर बनने की कोशिश हो रही है कि मेडिकल के क्षेत्र में चीन पर डिपेंडेंसी खत्म हो और हम स्वावलंबी बन जाएं। और यही इस खतरे से बचने का इस वक्त एकमात्र तरीका सूझता है। पर ये जो धीरे धीरे काम हो रहा है इसको बहुत तेजी से करना होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी के जरिए चीन बहुत तेजी से अपने पैर जमाने की कोशिश भारतीय सरजमी पर कर रहा है। और आइए आगे बढ़ते हैं। आज देश के हर फोन में एक वीडियो बार बार आ रहा है। इस वीडियो में खाली गलियारा है जिसमें 5 लोग दिखते हैं। 4 ने कैप लगा रखी है, एक का चेहरा खुला है, सब हथियारों से लैस हैं। वो एक कमरे में घुसते हैं, वहां हत्या करते हैं और फरार हो जाते हैं। ये वारदात पटना के प्राइवेट पारस हॉस्पिटल में आज सुबह सुबह हुई है। पुलिस ने कुछ ही घंटों में 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। इनमें से एक का नाम तौसीफ बताया गया जो फुलवरिया शरीफ का रहने वाला है।
आज ही बिहार के एडीजी का एक बयान और भी चर्चा में है, जिसमें वो कहते हैं कि किसान खाली होते हैं तो वो अपराध राज्य में बढ़ जाता है। यानी जिस वक्त खेती का मौसम नहीं होता है तब किसान बाहर निकलते हैं और वो चोरी चकारी और अपराध में लिप्त हो जाते हैं। चर्चा बिहार में मुफ्त बिजली की भी है। आमतौर पर रेवड़ी से दूर रहने वाले नीतीश कुमार ने चुनाव से ऐन पहले समाज कल्याण का बड़ा कदम क्यों उठाया? बिहार में चुनाव से पहले अपराध और समाज कल्याण की कहानी में पहले आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। देखिए, पारस हॉस्पिटल कोई सरकारी संस्था नहीं है, वो निजी संस्था है। वहाँ का क्या प्रतिबंध उन लोगों का रहा है, उन लोगों को सोचना चाहिए। अब घूस करके मारा है तो किसी साधु को नहीं मारा है, आपस में गैंगवार का मामला है। वो लोग तो कहीं भी कुछ कर ले सकते हैं। सरकारी महकमे में, सरकारी अस्पताल में रहता है, अगर बात हो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी घटना घटी है। आप देखें कि चाहे जो भी घटना घटी है उसकी त्वरित कार्रवाई होती है। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। सुना आपने, 5-5 शूटर बेधड़क होकर आते हैं, वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। केंद्रीय मंत्री कहते हैं क्या हुआ, किसी साधु को नहीं मारा है। पुलिस अधिकारी कहते हैं दोष मौसम का है। आगे बढ़ने से पहले इन तस्वीरों को महसूस कीजिए। तस्वीरें पटना के मशहूर पारस अस्पताल की हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एक साथ 5 शूटर अस्पताल में घुस गए। यहां पेरोल पर चल रहा चंदन मिश्रा नाम का गैंगस्टर अपना इलाज करवा रहा था। पांचों शूटर के हाथ में पिस्तौल है। पहला शूटर दरवाजा खोलता है, फिर सारे शूटर कमरे में दाखिल हो जाते हैं। अब पहला शूटर बाहर निकलता है, दूसरा शूटर भी बाहर निकलता है, तीसरा शूटर, चौथा शूटर। चौथे शूटर के बाहर आने के करीब 15 सेकंड बाद पांचवा शूटर भी बाहर निकलता है। बेखौफ और बेरोक टोक कमरा नंबर 209 तक घुसकर चंदन मिश्रा की हत्या कर दी जाती है। बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पेरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और उनके आपसी गैंग के मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा एक घटना कारित किया गया। यहाँ पर अपने इलाज और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने यहाँ पे आके कई गोली को अभी वर्तमान में इलाजरत है। अस्पताल में घुसकर चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई तो बिहार की पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि जो मरा वो गैंगस्टर था। जिनको गोली मारी गई है वो एक काफी दुर्दांत अपराध कर्मी रहे हैं। इनके विरुद्ध करीब 3 दर्जन कांड दर्ज हैं। ये कन्विक्टेड भी हैं, दोष सिद्ध अपराधी हैं और करीब 10 साल पहले ये बक्सर के आतंक के पर्याय माने जाते थे। अभी जेल से पेरोल पे छूटे थे इलाज कराने के लिए। पुलिस की दलील जो भी हो, लेकिन अस्पताल में शूटआउट ने पहले से जारी विपक्ष के मोर्चे को एक नई ताकत दे दी है। आज 12 बजे तक 5 हत्याएं हो गई है। पटना के पारस हॉस्पिटल में, दानापुर में, सासाराम में, खगड़िया में, मधेपुरा में 5 हत्याएं आज 12 बजे तक हो गई हैं। हम पहले क्या है ना, क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरा लॉ एंड ऑर्डर का। दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। इसलिए बिहार सरकार पूरी सख्ती से अपराधियों पर नजर रख रही है। बिहार में पिछले 2 हफ्ते में 23 मर्डर हुए हैं। जाहिर है चुनाव के मौसम में मुद्दा बड़ा है। ये और बात है कि पुलिस इसे हत्या का मौसम बता रही है। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
आपने एडीजी कुंदन कृष्णन का बयान सुना। बिहार पुलिस के बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, बहुत ही डेकोरेटेड अफसर हैं, लेकिन बयान को लेकर कंट्रोवर्सी भी हो गई है। खुद कुंदन कृष्णन जी इस वक्त मेरे साथ लाइव पटना से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी वक्त निकालने के लिए। और शुरुआत में वहीं से करना चाहूँगा जिसको लेकर आज दिन भर आप सुर्खियों में रहे। जो बयान आपने दिया किसानों के संदर्भ में, क्या आप उस पर अपनी तरफ से कोई सफाई देना चाहेंगे? मैं कोई किसान विरोधी वाक्य नहीं बोला हूं। बिहार प्रथम अभी अर्बनाइजेशन 20 से 25% हुआ है। ज्यादातर बिहार के वासी ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और कृषि एग्रीकल्चर उसकी एलाइड कामें मछली पालना, बागवानी करना मुख्य पेशा है। मैं तो नजरिया दिखा रहा था कि इधर जो हत्या पर हत्या लोग बोल रहे थे, एक तो प्रथम रूप से मैं स्पष्ट करने चाहता हूं कि हत्या हर साल घटती ही गई है। दशकवार हत्या की संख्या, आबादी बढ़ी है परंतु नंबर ऑफ मर्डर केसेस, हत्या के केसेस घटी। इसी प्रकार डकैती की भी केसेस घटी हैं वर्ष पर वर्ष, और लूट की केसेस भी। अब मैं जिस ओर जाना चाहता था, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था ऑर्गेनाइज क्राइम पर। हम एसटीएफ के भी हेड हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम और नक्सलिज्म वो देखती है। एक भी नक्सली हत्या बिहार में नहीं हुई। नक्सली लगभग खत्म हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मुद्दा था। और दूसरा, ऑर्गेनाइज क्राइम को कैसे हम टैकल करें। हमारे जो कुछ पत्रकार बंधु थे वो हत्या की सिलसिला पर शुरू किए, तो उस पर मैं ये जरूर बोला हूं कि हिस्टोरिकली, और ये फैक्ट है, डाटा है, मई जून जुलाई में कुछ हत्या की संख्या बढ़ जाती है। मैं नहीं बोलता हूं कि पुलिस को इस पर नजर नहीं रखना चाहिए। हर हत्या के कांड भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वो किसी तबके का भी व्यक्ति हो, उसकी अगर हत्या होती है, हम लोग तफ्तीश उतने ही कस के करते हैं, उतने ही गहराई से करते हैं। परंतु ये फैक्ट था, वही मैं उजागर किया कि जब तक बरसात नहीं सेटिंग होती है, लोग ये तीसरा फसल की कोशिश सरकार लगातार कर रही है। बिजली शुरू की गई है, परंतु जो हमारी रबी क्रॉप है उसके कटने के उपरांत लोग ज्यादातर गांव के परिवेश में खाली बैठे रहते थे, और उस परिवेश में जितने पुरानी अदावत होती थी उस पर उनकी नजर चली जाती थी। अभी भी जो 75% जो हत्याएं हो रही है वो डिस्प्यूट्स के कारण, फैमिली हो, पड़ोस के साथ हो, लैंड डिस्प्यूट हो, फाइनेंशियल डिस्प्यूट हो, लव अफेयर हो के मामला हो, कोई प्रोफेशनल किलिंग एज सच लिमिटेड है, 10 से 15%। जी कुंदन जी, आपके आंसर को सुन के ये लग रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पूरे सम्मान से मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपको इस बात का एहसास है कि आपने जिस तरीके से वो बयान दिया और किसानों पे बात आ गई, आपको भी शायद पश्चाताप है कि आपको किसान का नाम नहीं लेना चाहिए था? अगर मैं खुद, मेरे पूर्वज सब किसान थे, मैं बराबर जाता हूँ, मेरी भी जमीन है अभी तक, उसको मैं जब मौका मिलता है, मेरे गांव वासी जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं कितना मैं ध्यान देता हूँ अपने एग्रीकल्चर लैंड पर। अगर किसान को ठोस लगा है तो मैं इसका अफसोस करता हूँ बिल्कुल, किसान समाज पर। मैं भी उसी समाज से बिलोंग करता हूँ और हम जुड़े हुए हैं अपने जमीन से, इसलिए ये सच्चाई छुपा नहीं सके। जी, पर एक चीज ये पूछना चाहूंगा मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कुंदन जी। इनफैक्ट 2 और 3 मुद्दे हैं। एक तो ये कि आपने कहा कि इन महीनों में, अप्रैल मई जून में अपराध की घटनाएं बढ़ जाती हैं। अगर मैं सर इसको उल्टा करके देखूं और ये कहूं कि इन महीनों में पुलिस सुस्त पड़ जाती है, पुलिस व्यवस्था जानते हुए भी कि अपराध बढ़ेगा, आपके पास डेटा है, रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, तो आप इस बात को आपके गले उतरेगी कि जब हम पुलिस पर सवाल खड़े करें कि आप लोग को जानते हुए भी आप अपराध को रोक नहीं पा रहे हैं? अपराध रोक रहे हैं, इनफैक्ट हम लोग सतर्क हो जाते हैं। टॉडी का सीजन शुरू हो जाता है बैसाख से, बिहार में जो परिवेश में है,
और हम लोग इसको पाबंद, जहां जहां टॉडी बिकता है या बिकता था उस पर नजर है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जो भूमि विवाद का सिलसिला, भूमि विवाद ही मुख्य कारण बनती है ग्रामीण परिवेश में विवाद का, उस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। और ये भी मैं खुले रूप से कह सकता हूं कि वर्ष पर वर्ष हत्या की संख्या घटती आई। 2005 में 3423 कुल हत्याएं हुई थी। 2024 में ये घट के आ गई है 2786। अगर 2000, जबकि आबादी बढ़ रही है जी, अगर ये ले तो 2001 में टोटल जो हत्या रिकॉर्डेड था वो 3643 थी। और 2024 में बिहार के डाटा के अनुसार, एनसीआरबी की डाटा नहीं आई है, कुल जो मर्डर के केसेस थे वो 2786 थे। 1000 से लगभग घटी है फिगर्स। परंतु हर हत्या, जब तक हत्या बिल्कुल थम नहीं जाए, प्रिवेंशन हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो कुंदन जी, आज जो पारस अस्पताल में हुआ, सरेआम अस्पताल के अंदर भी, भले ही वो अपराधी था चंदन मिश्रा, आपके फरलो पे बाहर आया हुआ था, क्या ये कानून व्यवस्था का फेलियर नहीं है? आपकी पुलिस के ऊपर सवालिया निशान नहीं खड़े होंगे? ये बिल्कुल हम बिहार पुलिस के लिए एक चैलेंज है। और जो अपराधी, अब उनकी दृश्य सब लोग देख रहे हैं, सूचनाएं भी आ रहे हैं, इनकी पहचान भी हो रही है। शीघ्र ही सबको न्यायालय के हवाले हम करने का प्रयास करेंगे। शीघ्र ही होगा न्यायालय का प्रयास। इस माह में भी जितना हत्या के बारे में बोला गया है, उसमें से 70% में गिरफ्तारियां हुई। और हम, बिहार सरकार का प्रयास है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट भी फिर दोबारा शुरू किया जाए, ताकि ऐसे हिंसक घटनाओं को अलग से ट्रायल किया जाए। साथ ही साथ आपने आइडेंटिफाई कर लिया इन 5 लड़कों को? क्या पकड़े गए हैं या कब तक पकड़े जाएंगे? मोस्ट ऑफ देम। कब तक पकड़े जाएंगे? हमको लगता है कि मेजॉरिटी अगर विथ इन अ वीक पकड़े। तो मैं अगर शुरुआत के छापामारी शुरू हो चुकी है जी, उनके आवासों पर छापामारी शुरू हो चुकी। अब मैं अगर शुरुआत में आऊं सर, तो आपने कहा कुंदन जी कि इस मौसम में किसान ऐसा काम करते हैं, तो क्या ये 5 लड़कों का बैकग्राउंड किसानी वाला है क्या? हम ये देखिए, टोटल मर्डर फिगर्स में जो है बिहार रूरल है, अभी 75% रूरल है। तो रूरल सेटिंग का बोल रहे थे, ये तो प्रोफेशनल क्राइम है। दिस इज जनरली रेगुलर क्राइम नहीं है। ये गैंग वायलेंस है। 2 गैंग लॉर्ड्स अपने में लड़ रहे हैं। ये पैरोल पर थे, दूसरे पुरलिया जेल में बंद हैं, इनके विपक्षी पार्टी। उनके द्वारा अब अनुसंधान में स्पष्ट हो जाएगी और साक्ष्य भी आ जाएगी। हमारा अनुमान है कि उन्हीं के द्वारा इनका हायर किया गया है इस हत्या को अंजाम देने। एक और सवाल जो थोड़ा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का है, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं कि उसमें सवाल आप पे खड़े हो रहे हैं। सरकारी पक्ष कह रहा है कि पुरानी जो सरकार रही, वो लोग अपराधियों को प्राश्रय दे रहे हैं, उनकी देखरेख में हत्याएं हो रही हैं चुनावों के नतीजों को प्रभावित करने के लिए। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इस पर मैं कमेंट नहीं करने चाहूँ। क्या ये बात ठीक है कि चुनावी ये मतलब चुनाव का वर्ष है, आरोप प्रत्यारोप अलग अलग पॉलिटिशियंस अलग अलग बात बोलेंगे, परंतु जो इसलिए तो जो फैक्ट है, जो स्टैटिस्टिक्स है, हम नहीं बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का लिया जाए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का लिया जाए। पिछले जब से बिहार का बंटवारा हुआ 2001 से फिगर्स लिया जाए, लगातार मर्डर, डकैती और रॉबरी में गिरावट हुई जी। ये 3 हीनियस क्राइम्स जो हैं, मर्डर, डकैती, रॉबरी, बराबर गिरावट हुई, जबकि 2000 से लेकर अभी तक पॉपुलेशन डबल हो गया। कुंदन जी, हम भी इससे डिनाई नहीं कर रहे हैं और लगातार ये फिगर चल भी रहे हैं कि आपका डेटा ये साबित कर रहा है कि क्राइम की घटनाएं कम हुई हैं, चाहे वो लूट की हो, चाहे वो मर्डर की हो, चाहे वो फिरौती की हो। पर इस बात का आप मुझे एक भरोसा दीजिए, एक बड़ा व्यापारी पुलिस स्टेशन से
आधे पौने किलोमीटर की दूरी पर खेमका साहब मार दिया जाते हैं। बड़ा व्यापारी पटना का, पटना शहर के भीतर। तो जो लोग दूर दराज इलाके में रहते होंगे आपके राज्य में, वो कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? ये सब मतलब अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है, ये रेगुलर इंसिडेंट्स नहीं है दोनों। आज जो घटना घटी है सुबह पारस हॉस्पिटल में और श्री गोपाल खेमका की जो हत्या हुई थी, दीज आर नॉट रेगुलर इंसिडेंट्स एंड इसलिए इसको प्रायोरिटी दिया गया है। दोनों के तफ्तीश में भी प्रायोरिटी दिया गया। गोपाल खेमका का जो शूटर था वो भी अरेस्ट हो गया और जो कॉन्स्पिरेटर था जो फाइनेंस किया शूटर को वो भी अरेस्ट हो। आपको लगता है इस केस में भी जी, आप कंप्लीट करिए प्लीज। नहीं, उस केस में काफी एविडेंस हम लोग कलेक्ट किए, डिजिटल एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज, वॉइस कॉल्स का और रिकॉर्ड्स भी जो एनिमिटी है, और शीघ्र ही उसको ट्रायल पर हम लोग देंगे। जी, आपको लगता है कि ये घटनाएं खाकी पर एक दाग बन जाती हैं? बड़ा आपकी इमेज पर चैलेंज, एम्बैरेसिंग है ये। इट्स अ चैलेंज डेफिनेटली। पुलिस के लिए तो ये मतलब चैलेंज हो जाता है। ऐसा अपराध जब भी होती है इट इज अ चैलेंज। और जो पुलिस फोर्स में लोग हैं देर अप टू द चैलेंज। हम इस जो हम पर ठेस लगी है इस तरह से घटनाएं से, हम लोग इसको सॉल्व करके प्रोसिक्यूट करके जनता के सामने आएंगे। चलिए, वी आर अप टू द चैलेंज। कुंदन जी धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और आपने कहा कि जो आपने कहा था किसानों के संबंध में, उस पर आपको अफसोस है। शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल, अगर किसान जी के खिलाफ मुझे कुछ नहीं कहना है, ग्रामीण परिवेश में जो होता है उस पर बोल दे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कुंदन कृष्णन, एडीजी बिहार पुलिस, जिन्होंने वो कंट्रोवर्शियल बयान दिया और अब एनडीटीवी पे आकर उन्होंने माना कि जो उन्होंने कहा था उस पर उनको अफसोस है। और जो घटनाएं घटी हैं वो बिहार पुलिस की छवि पर असर नेगेटिव तौर पर, नकारात्मक तौर पर डाल रही हैं। हालांकि मामला तो राजनीतिक हो गया है, क्योंकि बिहार में चुनाव का साल है ये। इस मामले पर जो आज पारस अस्पताल में हुआ, उस पर चिराग पासवान ने भी ट्वीट किया है, जो कि सरकार के सहयोगी हैं। उन्होंने लिखा कि बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन का बयान अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे अन्नदाता किसानों को अपरोक्ष रूप से हत्यारा बताना न सिर्फ उनके मान सम्मान का अपमान है, बल्कि उनके त्याग और परिश्रम का भी अनादर है। अपराधियों पर शिकंजा कसने के बजाय बिहार पुलिस का ध्यान बेवजह के बयानों पर ज्यादा है, जो बेहद चिंताजनक है। प्रशासन को अपनी प्राथमिकता स्पष्ट करनी चाहिए। इस बीच एक और खबर है इसी बिहार में, जैसे मैंने कहा चुनावी साल है, चुनाव से जुड़े अनाउंसमेंट्स भी हो रहे हैं। आज बिहार में एक बड़ा अनाउंसमेंट नीतीश सरकार ने किया, खुद मुख्यमंत्री ने किया। उनकी तरफ से पोस्ट आया है कि वहां पर बिजली, करीब 125 यूनिट बिजली को फ्री किया जा रहा है। तो बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बवाल तो जारी है, लेकिन ये जो घोषणा की है मुख्यमंत्री ने, एक तोहफा दिया है, इसके बारे में भी सियासी बयानबाजी चल रही है। लेकिन नीतीश सरकार ने जो 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया, इस ऐलान को लेकर एनडीए बहुत गदगद है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि उनकी पॉलिसी को नीतीश कुमार ने चुरा लिया है। देखा जाए तो नीतीश कुमार का मुफ्त बिजली वाला ऐलान उनकी पिछली नीतियों के साथ तालमेल नहीं खाता है। नीतीश कुमार हमेशा बेहतर गवर्नेंस के सिद्धांत को मानते आए हैं, ना कि चुनावी रेवड़ियों के जरिए जनता के उद्धार की बात करना। दरअसल नीतीश जानते हैं, नीतीश मानते रहे हैं कि ये फ्रीबीज सरकारी खजाने पर बोझ बनकर गले की फांस बन जाती हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कैसे मुफ्त की राजनीति किए बगैर बिहार में अब तक सामाजिक विकास की गाथा लिखी, वो आपको जरूर जानना चाहिए। 3 पॉइंट्स बताना चाहता हूं उनके 20 साल के इस कामकाज के बारे में। पहला पॉइंट तो यही कि नीतीश जानते थे कि शराबबंदी से सरकारी राजस्व में भारी कमी आएगी। इसके बावजूद भी उन्होंने ये बड़ा और ऐतिहासिक कदम राज्य में उठाया और वहां पे शराबबंदी लागू कर दी। वो बिहार को दरअसल अपराध मुक्त करना चाहते थे, जैसे कि बिहार की छवि बन गई थी। और शराबबंदी से हुए सरकारी खजाने को नुकसान के बावजूद उन्होंने इस बार मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया, जो कि उनकी छवि से मेल नहीं खाता है, पर वो ये रिस्क लेने को भी तैयार हुए। ये भी उनका एक संतुलन बनाने का प्रयास कहा जा रहा है। यानी सरकार ये संदेश देना चाह रही है कि भले ही एक तरफ उसे राजस्व का नुकसान हो जाए, लेकिन वो जनता को लाभ पहुंचाने के और तरीके खोज लेगी। दूसरा पॉइंट, महिलाओं को नीतीश कुमार ने पंचायतों में आरक्षण दिया
और शराबबंदी जैसी नीतियां सामाजिक सुधार के लिए लागू की। इससे बिहार की महिलाओं को इन्हें बहुत इसको स्वागत भी किया। मुफ्त बिजली के जरिए शायद नीतीश कुमार उस वोटर ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं जो सीधे तौर पर पिछले सामाजिक सुधार योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पाए थे। और तीसरा पॉइंट, हो सकता है कि समय के साथ राजनीतिक प्राथमिकताएं बदल रही हो सकता है कि नीतीश कुमार को एहसास हुआ हो कि ऐसे ऐलान राजनीतिक स्थिरता के लिए जरूरी हो गए, क्योंकि अतीत में जिन जिन राज्यों में जिन जिन पार्टियों ने मुफ्त की चीज़ों का ऐलान किया उनको चुनावों में एक सफलता ज़रूर दिखाई दी और बीजेपी उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो, हमने देखा बीजेपी को मुफ्त ऐलान करने का फ़ायदा मिला है। हमारे देश के लोगों को संविधान का आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है, लेकिन महाराष्ट्र से आज फिर एक ऐसी खबर आई है जो जाहिर करती है वहां भाषा के नाम भेदभाव जारी है। वहां फिर एक बार राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक गैर मराठी व्यक्ति के लिए अपने तरीके से सजा तय कर दी। राज ठाकरे की पार्टी की एक गुंडे रूपी नेता, या फिर ये कहें कि नेता रूपी गुंडे महाराष्ट्र का कौन सा नवनिर्माण करने निकले हैं, इसे ना तो राज ठाकरे के समर्थक ही समझा पा रहे हैं और न ही उनके विरोधी समझ पा रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए और फिर आगे की कहानी बताते हैं। तू बाजूला हो, तुम्ही बाजूला इकडे सर्वांना जय महाराष्ट्र। हा एक मारवाडी आहे, इकडे हे दुकान आहे याचं, लक्षात आलं काय? त्यांनी स्टेटस टाकला होता की मराठी माणसाला आम्ही मारवाडी लोक महाराष्ट्रामध्ये राहू, याचं काय करायचं आम्ही केलंय, पण इथे सांग, इथे बोल कान पकडायचं, सांगायचं धंदे करायला आलो इकडे, आम्हाला माफ करा। आणि तुम्हाला सगळ्याला जाहीर सांगतो इकडे सगळ्या लोकांना की अशी जी लोक आहेत ना दुकानातून घ्यायचं बंद करा। असे येऊन कमवत आहेत इथे, बाहेरच्या देशातून बाहेरच्या जिल्ह्यातून येऊन इकडे कमवतात, महाराष्ट्रामध्ये कमवतात आणि महाराष्ट्रामध्ये सांगतात काय तर मराठी माणसाला आम्ही मराठी माणसं याचं काय करायचं आम्ही करतोय, पण तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे की मराठी माणसांनी या दुकानावर बहिष्कार केला पाहिजे। भावाला पण बोलत या इकडे पुढे इकडे दाखव, व्हिडिओ बनव इथे। हा गुन्हा माफ नसतो, चल तुला पोलीस स्टेशनला जायचं आता, इथे मार खाशील कुत्र्या। और अभी भी आपने जिस दुकानदार की तस्वीर देखी उसे भरे बाजार में सजा दी गई, और ये सजा उस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दी जिसकी राजनीतिक जमीन पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त बेहद कमजोर है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को विक्रोली इलाके में पहुंचकर इस दुकानदार से गाली गलौज की, धमकी दी, उसे टॉर्चर किया, माफी मंगवाई, उसकी परेड निकाली और बाद में अफसोस जताने के बजाय राज ठाकरे का नाम लेकर अकड़ भी दिखाई। राज तो मन से बोल चुके हैं कि मारो। काय करायचं आम्ही करतोय, पण तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे। इथे बोल कान पकडायचं, सांगायचं। मुंबई के विक्रोली में मौजूद लकी आयुर्वेदिक भंडार गुरुवार को बंद रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन पहले ही इस दुकान में काम करने वाले पिंडिया के साथ एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। सर्वांना जय महाराष्ट्र। हा एक मारवाडी आहे, इकडे हे दुकान आहे याचं, लक्षात आलं काय? त्यांनी स्टेटस टाकला होता की मराठी माणसाला आम्ही मारवाडी लोक महाराष्ट्रामध्ये राहू, याचं काय करायचं आम्ही केलंय, पण इथे सांग, इथे बोल कान पकडायचं, सांगायचं धंदे करायला आलो इकडे, आम्हाला माफ करा। याचं काय करायचं आम्ही केलंय, पण दुकानदार के साथ मारपीट की गई, उसे अपमानित किया गया और ये फरमान भी सुना दिया गया कि अब इस दुकान से कोई खरीदारी नहीं करेगा। आणि तुम्हाला सगळ्याला जाहीर सांगतो इकडे सगळ्या लोकांना की अशी जी लोक आहेत ना दुकानातून घ्यायचं बंद करा। असे येऊन कमवत आहेत इथे, बाहेरच्या देशातून बाहेरच्या जिल्ह्यातून येऊन इकडे कमवतात, महाराष्ट्रामध्ये कमवतात आणि महाराष्ट्रामध्ये सांगतात काय तर मराठी माणसाला आम्ही मराठी माणसं याचं काय करायचं आम्ही करतोय, पण तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे की मराठी माणसांनी या दुकानावर बहिष्कार केला पाहिजे। आरोप है कि पिंटिया ने सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक स्टेटस डाला और जैसा कि होता है
मराठी अस्मिता का झंडा उठाकर घूमने वाले स्वयंभू ठेकेदारों का खून उबलने लगा। खून उबला तो झुंड बनाकर एक गैर मराठी को घेर लिया। शॉकिंग बात यह है कि जो पिंटिया जिसे मारपीट की गई थी उसे अब अपने गांव भेज दिया गया है। उसे धमकाया गया था कि आज उसे दुकान नहीं चालू करना है। जिसके बाद हम जब उसके घर पहुंचे तो उसके घर पर भी ताला था और उसके आसपास के लोगों का कहना है कि पिंटिया अब अपने परिवार के साथ गांव निकल गया है। और साथ ही क्योंकि उसे उतना मारा पीटा गया था, उसे डराया गया था, धमकाया गया था, साथ ही उसे बिना चप्पल के यानी नंगे पाँव इस पूरे मार्केट में जहाँ पर हम मौजूद है यहाँ से उसे जो है चलवा कर लोगों को बताया गया कि अगर उन्होंने मराठी बोलने वाले लोगों के खिलाफ कुछ भी कहा है या मराठी भाषा में बात नहीं की है तो उनके साथ भी ऐसे ही सलूक किया जाएगा जैसा पिंटिया के साथ किया गया है। एक दुकानदार को सरेआम धमकाना, उसे टॉर्चर करना, आखिर किस लिए? याद कीजिए, ये वही एमएनएस है जिसके कार्यकर्ताओं ने मुंबई के पास मीरा रोड पर भी एक दुकान के मालिक की पिटाई की थी। कारण वही भाषा। जोधपुर स्वीट्स के मालिक की गलती इतनी भर थी कि वो महाराष्ट्र में रहते हुए हिंदी बोल रहे थे। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि महाराष्ट्र में रहना है तो सिर्फ मराठी ही बोलना होगा। वापस विक्रोली की घटना पर लौटे। जिन लोगों ने दुकानदार को घेर रखा है उसमें विश्वजीत ढोलम भी हैं, जो कि एमएनएस के स्थानीय नेता हैं। हमने ढोलम से पूछा कि पहले मीरा रोड और अब विक्रोली में हिंसा क्यों? देख लिया राजस्थानियों का पावर, मराठी को महाराष्ट्र में ही हम मारवाड़ी है, हमारे सामने किसी की नहीं चलती। इस बातचीत में राज ठाकरे की पार्टी के नेता ढोलम हमारी संवाददाता सुजाता द्विवेदी के साथ भी मराठी बोलने पर ही अड़े रहे। आप हिंदी में बात करके बताइए ना। नहीं, हिंदी में आपको बोला ना, आपको सबको सुनने वालों को भी मराठी सीखना पड़ेगा प्लीज। नहीं तो आप कह रहे हैं कि अगर जो उत्तराखंड, दिल्ली और हरिद्वार या कहीं भी बैठकर सुन रहे हैं तो उसे भी मराठी वहां बैठ के सीखना पड़ेगा। मराठी और सिर्फ मराठी पर अड़े रहे राज ठाकरे के इस नेता को जल्द ही समझ में आ गया कि वो भाषा के नाम पर कुतर्क कर रहे हैं। कैमरे पर हिंदी तो बोलने लगे लेकिन सिर्फ भाषा बदली, नीयत नहीं बदली। भाषा को लेकर विवाद हो रहा है, मराठी मानुस में गुस्सा है। मनसे ने क्यों ये जिम्मेदारी ले ली है कि हम सबको मारेंगे, पीटेंगे और मराठी सिखाएंगे? हम लोग फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग को साहब ने बताया है कि हिंसा कोई भी हालत में आपको करनी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग हिंसा नहीं कर रहे हैं। हम लोग समझाने की अलग अलग माध्यमों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर वो समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो समझने के लिए और भी बहुत से अपने पास रास्ते हैं। तरीकों पर जाना और महाराष्ट्र की मार वाली राजनीति के बाद अब बात दिल्ली की करते हैं। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री का फोन कितने रुपए का होना चाहिए? आप कहेंगे जितना पैसा उस हिसाब से खरीद लो, या फिर जैसी जरूरत हो उस हिसाब का मोबाइल ले लो। इसमें चर्चा करने की क्या बात है, लेकिन दिल्ली में आजकल यही चर्चा हो रही है कि सीएम का फोन कितने रुपए वाला होना चाहिए और मंत्रियों को फोन खरीदने के लिए कितना फंड मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को फोन के दाम बता रहे हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते। दिल्ली की राजनीति में ऐसा ही ये दर्द है। वो दर्द है शीश महल का। पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री आवास का खर्च बड़ा मुद्दा बना। उसके बाद अरविंद केजरीवाल तक चुनाव हार गए, बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। अब विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी नई सरकार के हर खर्च पर बहुत बारीकी से नजर रख रही है। तराजू लगा रखा है, जरा सा पलड़ा इधर उधर हुआ नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं और हमलावर हो जाते हैं। केजरीवाल की सरकार और रेखा गुप्ता की सरकार, इन दोनों के बीच मोबाइल फोन के दाम पर हो रही है तकरार। दिल्ली सरकार ने 9 जुलाई को एक कदम उठाया। मुख्यमंत्री के लिए 1.5 लाख रुपए तक का फोन खरीदा जा सकता है और मंत्रियों के लिए 1,25,000 रुपए तक का फोन खरीदा जा सकता है। शीश महल के जले आम आदमी पार्टी वाले मुख्यमंत्री के फोन को ठंडा करके पीने लगे।
फोन की कीमत को फिजूल खर्ची बताने लगे। बीजेपी ने रिसर्च किया और ऐसे फैक्ट के साथ सामने आई कि आम आदमी पार्टी का पूरा कैंपेन डिफेंसिव हो गया। अरविंद केजरीवाल वही है ना जो कहते थे हम तो अपने बहुत अच्छे प्रोफेशनल नौकरियां छोड़ के आए हैं, अपना जीवन देने के लिए आए हैं, इतने महंगे महंगे मोबाइल लिए और उसके बाद हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करें। हम मानते हैं कि मोबाइल एक ज़रूरत है, एक चलता फिरता ऑफिस है, जनप्रतिनिधि के पास मेल आती है, व्हाट्सएप पे शिकायतें आती हैं, हमने किया कुछ नहीं तो हम पे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने 2-2 लाख के मोबाइल लिए और लिख कर लिए एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दे दो, हमारी लिमिट बढ़ा दो, हमारी लिमिट बढ़ा दो, हमारी लिमिट बढ़ा दो, लिख के लिया इन लोगों ने। अब जो तस्वीर बनकर सामने आती है उसे अगर आमने सामने रखें तो अरविंद केजरीवाल की लिमिट थी 50,000 रुपए, लेकिन उन्होंने 81,000 का फोन लिया। दोबारा लिमिट की गई 50,000 रुपए, लेकिन फोन खरीदा गया 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का। केजरीवाल ने 4 बार और सिसोदिया ने 5 फोन खरीदे। आतिशी ने तो 1,25,000 का फोन खरीदा। बिलिंग 2 बार करवाई गई, जबकि नई सरकार ने सीएम के लिए फोन की सीमा 1.5 लाख रुपए और मंत्रियों के लिए सीमा 1,25,000 रुपए की है। अगर हम खरीदे तो तुम भी खरीद लेते, तो तुमने क्यों जो है वो लिमिट बढ़ाई 1.25 लाख की, 1.5 लाख की? ये सब हवाबाजी से काम नहीं चलता। आप ही बताओ आपने क्यों लिमिट बढ़ाई? तेरा फोन मेरे फोन से महंगा है कि ये लड़ाई बहुत रोचक है। शीश महल के दर्द ने आम आदमी पार्टी को ऑडिटर बना दिया है। दिल्ली की राजनीति में फिजूल खर्ची की मॉनिटरिंग आगे भी नए नए मौके देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और खबरें हैं, कहीं जाइएगा मत, तुरंत लौट के आते हैं। और खबरों की खबर में अब बात करते हैं रोज की तरह आज के थॉट फॉर द डे की, आज के विचार की। आज कहे सो आज कर, ये हमारा सेगमेंट का नाम है। तो विचार है कि एक खूबसूरत जिंदगी यूं ही नहीं बन जाती, ये रोजाना प्रार्थना, विनम्रता, प्रेम और त्याग से बनती है। अगर आपके जीवन में प्रार्थना है, विनम्रता है, प्रेम है और त्याग है, तो मान के चलिए आपकी जिंदगी वाकई में खूबसूरत रहेगी। तो आज मेरे साथ खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि।